हेलो दोस्तों, वेलकम टू थिंक स्मार्ट आर्टकॉम क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और वो है हमारा क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि में बहुत सारे टॉपिक शामिल हैं, लगभग 15 टॉपिक शामिल हैं, लेकिन हम इसे इस तरह से पढ़ेंगे कि आपके जुबान पर आ जाए, आपकी ब्लड में उतर जाए। अगर आप नींद में रहें फिर भी आपको कृषि वाला चैप्टर थोड़ा सा याद रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट बात की। दोस्तों, ये यूपी बोर्ड हो और एमपी बोर्ड हो, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड में यहां से लगभग 6 से 7 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए और एमपी बोर्ड के लिए। आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, ये जो वीडियो है उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो बिहार बोर्ड के हैं, राजस्थान बोर्ड के हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है, थोड़ा सा अलग तरीके से प्रश्न पूछने का स्टाइल भी हो जाता है, तो वहां पर इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो एमपी बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए जो ये कंटेंट है 100% सही है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी मार्क्स आपका नहीं छूटेगा। चैप्टर एंड होने के बाद हम एमसीक्यू भी करेंगे और प्रश्न भी देखेंगे कैसे हल किया जाता है, कैसे अच्छा उत्तर लिखा जाता है। देखिए, उत्तर लिखना थोड़ा सा एक कला है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये ऐसे नहीं लिखा जाता कि आपने रट लिया और प्रश्न वही आया, आप रट कर वही छाप कर उल्टी करके चले आए। देखो, ये उलटना, उल्टी करके चले आना, इससे मार्क्स नहीं मिलता, भले हम कितना भी रट ले। और अगर बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिल भी गया तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, और अगर आगे चलकर अगर आप आर्ट विषय लेंगे तो आपको बहुत समस्या आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी 720 पे या 1080 पे कर ले, ताकि बेहतर तरीके से जो भी मैं बोर्ड पर लिख कर लाऊं वो आपको दिखे और आप नोट बना पाए। और यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, ताकि आप बेहतर नोट्स की तैयारी भी कर पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, जैसे हमारा चैप्टर है कृषि, तो सबसे पहले हम यही समझेंगे भाई कृषि क्या है। सबसे पहले हम यही समझेंगे कृषि क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं। अब जो भारत में कृषि होती है उसकी विशेषताएं थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो हम देखेंगे भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। भाई साहब, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण है, और खासकर जो देश कृषि प्रधान है। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है कृषि की प्रमुख चुनौतियां। कृषि के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं, उसको हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहला है सामान्य चुनौतियां, उसके बाद हम देखेंगे संस्थागत चुनौतियां, मतलब सरकार ठीक तरीके से भूमिका नहीं निभा पा रही है, सरकार किसानों को सब्सिडी नहीं दे रही है, यहां वो सब हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे प्रावधिक समस्या, मतलब जो विधान है, जो हमारा विधि है, उसके हिसाब से क्या गलती हो रही है। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक हो जाएगा कृषि के प्रकार। देखिए, कृषि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि, फिर वाणिज्यिक कृषि। तो कृषि के प्रकार में हम इन प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आ जाता है सस्य प्रारूप। ये सस्य का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा थोड़ा सा डिफरेंट, पता नहीं कौन सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इजी टॉपिक है, आप ध्यान से देखना। सस्य प्रारूप देखेंगे, सस्य प्रारूप है क्या। उसके बाद देखेंगे कि भाई मौसमी वर्गीकरण, मतलब जो हमारी फसलें हैं उनका मौसमी वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें क्या होता है, जिनको हम खाने के लिए यूज करते हैं, जैसे हो गया गेहूं, चावल आदि। मतलब आप अगर एकदम सरल भाषा में समझे, जिसको हम पेट भरने के लिए प्रयोग करते हैं, वो हो गया खाद्यान्न फसलें। बाकी वहां पर मैं इसकी औपचारिक परिभाषा बताऊंगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा गेहूं, चावल आदि। गेहूं चावल के अलावा दालें आ गई, ये भी आ गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है गैर खाद्यान्न फसलें। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे खाद्यान्न फसलें, उसके बाद हम पढ़ेंगे गैर खाद्यान्न फसलें। गैर खाद्यान्न फसलें में आ जाएगा गन्ना, तिलहन, मूंगफली आदि। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा दोस्तों बागवानी फसलें। बागवानी मतलब जिसका रोपण करके जो जिस फसल को उगाते हैं, उत्पादन करते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा अगला टॉपिक अखाद्य फसलें। मतलब अखाद्य फसलें कौन सी हैं, जैसे रबड़ हो गया, वो अखाद्य फसल है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा रेशेदार फसलें। रेशेदार मतलब जैसे कपास का फसल हो गया, कपास की खेती हो गया। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कृषि में प्रौद्योगिकी व संस्थागत सुधार। देखिए, एग्रीकल्चर या कृषि में ना बहुत सारी कमियां हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले उस कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत हमारा आ जाएगा कृषि में प्रौद्योगिकी व संस्थागत सुधार। देखिए, यहाँ पर आपने चुनौतियां पढ़ा, कमियां पढ़ा, समस्याएं पढ़ा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे सुधार किया जा सकता है।
उसके बाद हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा दोस्तों कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान। अब हम देखेंगे कि भाई कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान है, कितना प्रतिशत योगदान है, कैसा योगदान है। देखेंगे कि कैसे ये कच्चा माल हमें प्रदान करके देता है उद्योगों के लिए। जैसे आपने इस समय एक मुद्दा चर्चा में है जो इथेनॉल है। इथेनॉल गन्ना गन्ना का यूज करके बनाया जाता है, तो गन्ने की खेती होगी तभी तो इथेनॉल मिलेगा, नहीं तो इथेनॉल नहीं मिलेगा। तो वहां पर गन्ना क्या है, एक कच्चा माल है वो जो कि इथेनॉल के उद्योगों को प्रोवाइड कर रहा है, प्रदान कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। उसके बाद हमारा 14वां टॉपिक हो जाएगा खाद्य सुरक्षा व संबंधित समस्याएं। समझेंगे कि हम खाद्य सुरक्षा क्या है, फूड सिक्योरिटी क्या है और इससे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी समस्याएं इससे संबंधित है। उसके बाद हम समझेंगे वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव या वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। तो हम देखेंगे कि भाई वैश्वीकरण के कारण कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो ये लगभग 15 टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आपको सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे, हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे क्रम में पढ़ेंगे। इसके बीच बीच में एक दो और टॉपिक आएंगे, उसे हम ले लेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सबसे पहला टॉपिक, कृषि क्या है, एग्रीकल्चर मतलब है क्या। तो दोस्तों क्या आप सबसे पहला टॉपिक कृषि का अर्थ या कृषि क्या है ये पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले हम कृषि को परिभाषित करते हैं। तो परिभाषा यहां पर लिखा है, भूमि पर फसल उगाने, पशुपालन तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया कृषि कहलाता है या कृषि कहते हैं। तो अभी ये आपको समझ नहीं आया होगा, मैं इसे आपको तोड़ तोड़ कर समझाता हूं। तो यहां पर सबसे पहला आपको याद रखना है उत्पादन करने की प्रक्रिया, उत्पादन करने की प्रक्रिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि भैया किसका उत्पादन करने की प्रक्रिया, जो मानव की आवश्यकताएं हैं, मानव की आवश्यकता है, जैसे हो गया खाद्य फसलें हो गए, खाद्य फसलें हो गए और अखाद्य फसलें हो गए, ये चीजें। तो उत्पादन करने की प्रक्रिया, लेकिन किसका, जो मानव की आवश्यकताएं हैं, जैसे खाद्य फसलें हो गए, गेहूं चावल हो गया, अखाद्य फसलें हो गया, रबड़ कपास हो गया, ये सब उत्पादन की प्रक्रिया ही कृषि कहलाता है। लेकिन क्या सिर्फ फसल उत्पादन की प्रक्रिया ही कृषि है, सिर्फ आप गेहूं चावल उत्पादन कर ले रहे हैं यही कृषि है? नहीं, कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है। उसके बाद जो अखाद्य फसलें हैं जैसे रबड़ हो गया, कपास हो गया, इनका उत्पादन करना भी क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। तो आप कृषि की परिभाषा बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया उत्पादन करने की प्रक्रिया। अब अच्छा उत्पादन किसका करोगे, जैसे मानव की आवश्यकताएं हैं, खाना खाना, तो खाद्य फसलों का उत्पादन करोगे। उसके बाद अखाद्य फसलों का भी उत्पादन करोगे, जैसे हो गया गन्ना, तो अखाद्य फसलों का भी उत्पादन करोगे। इसके अलावा सिर्फ ये सब उत्पादन नहीं करते, कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी किया जाता है, मत्स्य पालन भी किया जाता है और रबड़ और कपास जैसे फसलों का भी उत्पादन किया जाता है, यही है कृषि। तो इसे अगर आप भाषा के रूप में समझना चाहते हैं, भूमि पर फसलें उगाने, भूमि पर फसलें उगाने, भूमि पर फसलें उगाने, पशुपालन, पशुपालन तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य एवं अन्य अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। मैं इसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं, भूमि पर फसलें उगाने, पशुपालन तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य एवं अन्य उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है, सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, मतलब कृषि सिर्फ फसल उत्पादन तक सीमित नहीं है, इसके अंतर्गत पशुपालन भी आता है, इसके अंतर्गत मत्स्य पालन भी आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको कृषि की परिभाषा समझ आ गई। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपना अगला टॉपिक, भारतीय कृषि की विशेषताएं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मानसून पर निर्भरता। तो ये सब हम विशेषता देखने वाले हैं भारतीय कृषि की, तो इसे आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों समझते हैं भारतीय कृषि की विशेषताएं, काफी मजेदार है टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहला है मानसून पर निर्भरता। दोस्तों भारतीय कृषि ना मानसून पर निर्भर है, मतलब वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा कम हुआ तो फसल उत्पादन प्रभावित होगा, मतलब अगर वर्षा कम हुआ तो फसल का उत्पादन गिर जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। तो सबसे पहली विशेषता याद रखना आपको,
मानसून पर निर्भरता। क्या है? मानसून पर निर्भरता। और अगर आप इसे भाषा के रूप में चाहते हैं तो भारत की कृषि वर्षा यानी मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए वर्षा कम या अधिक होने पर फसल उत्पादन प्रभावित होती है। अगर वर्षा कम तो फसल उत्पादन गिर जाएगा। और अगर वर्षा ज्यादा हो गया, अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो गया तो फिर फसल को नुकसान होता है। तो वर्षा के कारण भारतीय कृषि प्रभावित होती है, यानी सबसे पहला विशेषता हो गया मानसून पर निर्भरता। अब बात करते हैं दूसरे विशेषता की, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। दोस्तों भारत में ना सबसे अधिक खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, सबसे अधिक खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या को अभी हम लगभग 81 करोड़ लोगों को अभी हम क्या दे रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या अभी असमर्थ है गेहूं तक खरीदने के लिए, चावल तक खरीदने के लिए, अपने 2 जून की रोटी तक नहीं खरीद पा रही है। तो भाई कहां से हम कर पाएंगे? देश कहां से विकसित हो पाएगा? इसलिए ज्यादातर खाद्यान्न फसलें ही उगाई जाती हैं। तो दूसरा विशेषता क्या हो गया? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। तो ये है हमारे देश की स्थिति। अगर आप इसे भाषा के रूप में चाहते हैं तो भारत में गेहूं हो गया, भारत में गेहूं, धान, मक्का, दालें जैसी खाद्यान्न फसलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। पहली क्या हो गई? मानसून पर निर्भरता। तो याद रहेगा, दोनों याद रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे की, छोटे और बिखरे हुए खेत। अभी मैं आपको एक फैक्ट बताने वाला हूं, आपका दिमाग ही खुल जाएगा। तीसरा क्या है? छोटे और बिखरे हुए खेत। भाई कृषि जोत का जो हमारा आकार है ना, बहुत छोटा है। अधिकांश किसानों का खेत छोटा है, और अलग अलग स्थानों पर बटा होता है। अब इसके कारण क्या होगा? अगर खेत का आकार छोटा हो जाएगा तो इसमें ट्रैक्टर तो जाएगा लेकिन ठीक तरीके से जुताई नहीं कर पाएगा, आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं हो पाएगा। आधुनिक मशीनों का अगर प्रयोग कृषि में नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? फसल उत्पादन गिर जाएगा। तो ये समस्या होगी कि नहीं? जरूर होगी। तो ये एक तीसरी विशेषता हो गई हमारे भारतीय कृषि की, छोटे और बिखरे हुए खेत। आपको मैं एक फैक्ट बता रहा हूं, आप इसे याद रखना कि एग्रीकल्चर सेशंस 2015-16 के अनुसार एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। एग्रीकल्चर सेशंस 2015-16 के अनुसार भारत में औसत जोत 0.97 हेक्टेयर है। मतलब भाई 1 हेक्टेयर भी नहीं पूरा हो पा रहा है। उसके बाद नवीन आंकड़े क्या कहते हैं? नवीन स्रोतों के अनुसार यह 0.86 हेक्टेयर है। और इसके पीछे का कारण क्या है? बंटवारा। अगर आप 2 भाई हैं तो खेत बंट जाते हैं, जिससे खेत का आकार छोटा हो जाता है। तो ये एक समस्या है। तो मैंने अभी आपको भारतीय कृषि की विशेषताओं में 3 विशेषताएं बताया है, अभी 3 विशेषताएं और हैं, उसे भी हम कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट बनाने के लिए। तो दोस्तों भारतीय कृषि की 3 और विशेषताओं को हम समझ लेते हैं। चौथी विशेषता है हमारा अधिक जनसंख्या की भागीदारी। मतलब इसे आप समझिए, भारत की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी है। मतलब भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ी है। और दोस्तों आपने अर्थव्यवस्था में पढ़ा होगा, जो हमारा इकोनॉमी वाला भाग है क्लास 10th का, उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक होता है कॉन्सेप्ट प्रच्छन्न बेरोजगारी का। अब ये प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? जब किसी कार्य को जितने लोगों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग करते हैं तो उसे कहते हैं हम प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कृषि में भी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अभी भी भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मतलब कृषि आवश्यकता से अधिक लोग कर रहे हैं। तो ऐसे आप समझिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चौथी विशेषता भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 5वीं विशेषता, विविध फसलें। देखिए भारत में जो दोस्तों ना, भारत में जो कृषि होता है इसमें रबी की फसलें भी उगाई जाती हैं, खरीफ की और जायद की भी फसलें उगाई जाती हैं। मतलब हर प्रकार के मौसमी फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए 5वीं विशेषता हो गया विविध फसलें। तो रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसमी फसलों की उत्पादन होता है।
उसके बाद हमारा लास्ट विशेषता है श्रम प्रधान कृषि। तो हमारा जो भारत का जो कृषि है वो श्रम प्रधान है। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा मतलब बहुत अधिक मात्रा में मानव श्रम का उपयोग करता है, ना कि आधुनिक मशीनों का उपयोग करता है। भारत में कृषि कार्यों में मानव श्रम का उपयोग अभी भी बड़े स्तरों पर होता है। मतलब क्या है कि मानव श्रम का उपयोग कृषि में बहुत ज्यादा होता है। भारत में मानव श्रम का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में कृषि में होता है, ना कि आधुनिक मशीनों का। और दोस्तों अगर हम चीन की तरफ देखते हैं, जो हमारा पड़ोसी है एक चीन लगभग कृषि में बहुत ज्यादा मात्रा में आधुनिक मशीनों का प्रयोग करता है। इस कारण से चीन की अर्थव्यवस्था कृषि की थोड़ी मजबूत देखने को हमें मिलती है। तो ये था हमारा 6 विशेषता भारतीय कृषि की जो मैंने बताया आपको। इसके आगे के टॉपिक जो भी हैं उसे हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे।